दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी 100% रियल क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में उनका एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 100% हूबहू क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के देख पाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आए थे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने की। ठीक है, ये 8 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने की। साथियों, हर शिफ्ट में लगभग 75% क्वेश्चन, 90% नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 60% भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 75% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि रिपीटेड है, पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस एग्जाम हुआ हो अभी 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से रिपीटेड हैं। जरा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, ये जो आंदोलन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इसको लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन भी कहते हैं। 1929 में इसे शुरुआत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो 1878 इसका राइट आंसर है, 1878। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय था। ये पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, तो लॉर्ड लिट्टन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। पहला जो एशियाई गेम था वो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए कथक का मतलब होता है कथा। कथा, कथक शब्द की जो उत्पत्ति है, कथक शब्द का जो उद्भव है वो कथा शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है कथा कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। विक्रम सेठ इसका राइट आंसर है। ये एक उपन्यास है जो कि 1993 में प्रकाशित हुआ था। तो विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे देश की धरती सोना उगले किस गायक के द्वारा गाया गया है। ठीक है, देखिए गाना तो सभी लोग गाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग फिल्म का नाम, गायक का नाम, डायरेक्टर का नाम नहीं ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रसिद्ध फिल्में हैं जिनके गाने फेमस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे देश की धरती सोना उगले बहुत फेमस गीत था ये। इसके गायक कौन है? महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर के द्वारा गाया गया ये प्रसिद्ध गाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए 2022 में 2021-22 का जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनए के द्वारा जो है एचडीआई आया था, उसमें 191 देशों को लेकर सर्वे किया गया था, जिसमें कि भारत का नंबर 132वां था। ठीक है, वहीं अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका जो है 73वां रैंक मिला था। ठीक है, चीन को 79, भूटान को 127, बांग्लादेश को 129, नेपाल को 143 और पाकिस्तान को 161वां रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 2020 में। कहाँ हुई थी? गुलमर्ग कश्मीर से किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में गुलमर्ग कश्मीर से हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी आया था पिछले दिनों, ठीक है, दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सरकारी बजट क्या होता है भैया? वही जो बजट होता है ना, उसी बजट को ही सरकारी बजट कहते हैं। सरकारी बजट मतलब किसी सरकार के वार्षिक आय और व्यय का कथन उस सरकार का बजट कहलाता है, ठीक है। सरकार का बजट प्रायः विधिवत ढंग से वित्त मंत्री द्वारा एक नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ये भी फैक्ट ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इसे पारित कौन करता है? इसे विधायिका पारित करती है, ठीक है। और मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं? अपनी स्वीकृति देते हैं, तभी पेश होता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? अब देखिए, काल बैसाखी कोई नृत्य नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, क्या है ये मौसम है। मार्च से अप्रैल तक होने वाली जो बारिश होती है या प्री मानसून जो वर्षा होती है, पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। केरल में इसको काफी सावर कहा जाता है, ठीक है। काल बैसाखी हवाएं बिहार और झारखंड क्षेत्र से निकलती हैं और पूर्व की ओर बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल और असम से टकराती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्यों से इनका संबंध है? तो देखिए, काल बैसाखी का जो प्रमुखता से प्रभाव पड़ता है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में जो भी आपके रहा होगा इन चारों में से उसको आप टिक करेंगे। शायद उड़ीसा था, ठीक है। जो भी रहा होगा उसको आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सागर है भूमध्य सागर में स्थित है? जिसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। देखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर क्या है? एक संयोजित सागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष ड्रम बजाते हैं? ठीक है। क्वेश्चन में अगर लिम्बो था, अगर बिहू रहा होगा तो सही कर दीजिएगा, बिहू अगर ना रहा होगा तो लिम्बो रहा होगा, तो लिम्बो इसका राइट आंसर है। लिम्बो सिक्किम का एक लोकप्रिय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। लिम्बो जो है सिक्किम का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष जो है कमर स्तर पर चमब्रंश नामक ड्रम लटका के रखते हैं, उसको बजाते हैं, ठीक है। बिहू में भी जो है महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। यहाँ पे पूछा गया था कि पुरुष ड्रम बजाते हो, महिलाएं नृत्य करती हों, तो ऐसा नृत्य है लिम्बो जो कि सिक्किम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के दो बैठकों के बीच में कितना अंतर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीना है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। ध्यान रखिए इस बात को, केरल जो है भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। और 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार जो है 75 से लेकर 80% रबर का उत्पादन केरल में हुआ, ठीक है। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक किस आधार पर ऋण देता है? तो क्रेडिट स्कोर, आयु, आय, व्यवसाय और नियोक्ता की प्रोफाइल, इन सारे कारकों पर प्लस आपकी व्यक्तिगत ऋण पात्रता जो होती है उनका मूल्यांकन करते हुए बैंक आपको ऋण देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तमिलनाडु अधिनियम 2022 के द्वारा किन दो जनजातियों को SC/ST में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नारी कोरावन और कुरीबिकरन, ठीक है। नारी कोरावन और कुरीबुरियन जो है ये दो जनजातीय समुदाय हैं तमिलनाडु के, जिनको जो है तमिलनाडु अधिनियम 2022 के द्वारा, इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो लोसुंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम, ठीक है। लोसुंग जो त्योहार है, लोसांग जो त्योहार, ये सिक्किम की भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सिक्किमी नववर्ष है और भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो जो फैक्ट बता रहा हूँ इनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट के आधार पर दोबारा क्रिएट होते हैं, बनते हैं। अभी मत जानी कि एग्जैक्ट लोसुंग नृत्य ही पूछ लेगा अगले शिफ्ट में जो है, ठीक है। हो सकता है कि पूछ ले कि लोसुंग नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है,
ठीक है, ठीक। चलिए, अब बाकी आप तो समझदार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रानी मछया को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है? ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है उमटहट लोक नर्तक। उमटहट, रानी मछया जो है ये उमटहट लोक नर्तकी हैं। ठीक है, इस चीज के लिए, इस क्षेत्र के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है कि ज्योति याराजी ने किस खेल में रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथलेटिक्स। वैसे जो है बैंकॉक में जो भारतीय हडलर मतलब बाधा दौड़ में जो है ज्योति याराजी ने, ठीक है, मतलब जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ था बैंकॉक में, उसमें भारतीय हेडलर मतलब बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो अगर ऑप्शन में बाधा दौड़ रहा होगा तो बाधा दौड़ पर टिक करेंगे, नहीं तो एथलेटिक्स पे टिक करना ही करना है। ठीक है, मतलब ज्योति याराजी का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1822 में किस वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबक के संबंध में, विद्युत और चुंबक में संबंध स्थापित करके नियम दिया था? मतलब विद्युत और चुंबक के संबंध में नियम किसने दिया था, उनमें क्या संबंध नियम किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओस्टेड के नाम जानते हैं, ओस्टेड का नियम जानते हैं। एक डेनिश रसायनज्ञ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली और चुंबक के बीच पहला संबंध स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्नानागार के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी में जो स्नानागार मिला था वो कहाँ मिला था? वो मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, और सिंधु घाटी का जो स्नानागार था ये ईंटों की स्थापित कला का क्या था? एक सुंदर उदाहरण है ये। ठीक है, इस स्नानागार की जो लंबाई थी ये 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर और 2.43 मीटर ये गहरा था, और इसके दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। ठीक है, अब अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि ये है कहाँ, तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, तो सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अगर दोबारा पूछेगा क्वेश्चन, रिपीट करेगा तो आराम से आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ होप? होप मीन्स होता है आशा। आशा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो देखिए, आशा मतलब डिजायर हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, असम्पशन हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लॉन्गिंग हो सकता है। जैसे आपकी होप क्या है कि आप एग्जाम को क्रैक कर जाएं। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? एग्जाम दे के आते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा ना। आपका एम्बिशन क्या है? डिजायर क्या है? यही है ना। तो होप का पर्यायवाची क्या हो गया? ये सारे जो दिए हैं हो गए। अब जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? देखिए क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि एनालिसिस से जरूर देखिए और कंप्लीट देखिए। ठीक है, लेकिन मैं पता नहीं क्या आप लोगों को मिलता है, आप लोग स्किप कर करके। ठीक है, स्किप मत करिए मेरे भाई, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए लेकिन स्किप मत करिए वीडियो को। ठीक है, और कंप्लीट देखिए, किस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, समय निकाल के चीज़ों को ध्यान से देखिए। अगर आप क्या हैं, समर्पित हैं, अपनी मंजिल के लिए अगर समर्पित हैं, आपके दिल में आग लगी हुई है कि नहीं मुझे मंजिल को हासिल करना है तो करना है, तो जब ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी मंजिल पर पहुंचने से आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है, इसके उदाहरण हैं राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर आप पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए जो है, तो उन्होंने पेपर बेचा। उनके पिताजी क्या करते थे? नाव चलाते थे, नाव को किराए पे देते थे। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलों को उन्होंने सामना किया। तब मतलब एक छोटे से गांव का एक बच्चा जो है कहाँ तक पहुंचा? राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। बिना संघर्ष के नहीं होता कुछ भी मेरे भाई। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। इसके जो सह लेखक हैं वो अरुण तिवारी हैं। ठीक है, अभी आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया जिसमें सह लेखक के बारे में पूछा गया हो, लेकिन जानते रहिए, हो सकता है कि पूछ ले जो है। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर के जो सह लेखक हैं वो अरुण तिवारी हैं। साथियों,
थर्ड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे लगभग वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेज मिला हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करना है मेरा आपको, ठीक है। दोस्तों, पूरा वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।